हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। जेल प्रहरी के क्लास नंबर 11 में आप लोगों का स्वागत है, जिसमें हम लोग प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले थे। ये सेकंड लेक्चर है आपके प्रोनाउन का, और कल के लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स पढ़े थे जो पढ़ना ज़रूरी था इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने से पहले, नहीं तो कुछ बात समझ नहीं आती। एक बेस था, एक नींव थी जो डाली गई थी। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के लेक्चर में मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज बताई हैं, ठीक है। तो अपन आज कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डायरेक्ट, अपने पूछे हुए एग्जाम्स के जो पूछे हुए क्वेश्चन है उसके ऊपर जितने भी कॉन्सेप्ट्स अपन अभी पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले 1 मिनट के लिए मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी है। मैंने आपको हर लेक्चर में कहा है अभी ऑलमोस्ट कि अभी जो लेक्चर्स अभी चल रहे हैं, कुछ ट्रैवलिंग इश्यूज की वजह से रिकॉर्डेड लेक्चर्स चल रहे हैं। अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं तो आप नीचे कमेंट्स में आप वो डाउट अपने लिख सकते हो, ठीक है। जैसे ही अभी तक मैंने डाउट आपके कलेक्ट करे हैं, मैं हर दिन ऑलमोस्ट हर दिन आपके डाउट्स देखती हूँ कि कुछ डाउट पूछ रहा है क्या लेक्चर लेने के बाद, उस टॉपिक से रिलेटेड, उस लेक्चर से रिलेटेड, ठीक है। तो मैंने कुछ मुश्किल से मुझे 3 डाउट मिले हैं, ठीक है। तो उन तीनों डाउट में मैंने रिप्लाई किया है वहाँ पर, ठीक है। तो मैं अभी रिप्लाई कर रही हूँ क्योंकि 2-3 डाउट के लिए अपन 2-3 मिनट की, 4 मिनट की, 10 मिनट की क्लास तो बनाएंगे नहीं, ठीक है। तो जैसे ही आपके जब भी 10 to 15 नए डाउट्स आपके इकट्ठे हुआ करेंगे तो उसके वो इकट्ठा होते ही मैं आपकी अगली क्लास डाउट की यहाँ पर ले लिया करूँगी, ठीक है। वैसे मैंने वहाँ पर रिप्लाई किया है, और आप अभी तक जितने डाउट्स आए हैं उनको जब मैंने रिप्लाई किया है तो उनके आंसर, उनके रिप्लाई भी आए हैं ओके मैम, मतलब इट मीन्स आपको समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके डाउट्स यहाँ रखे जाएंगे जब भी ये थोड़ा सा बल्क में हो जाते हैं। तो जैसे ही अपने 10-15 का बंच हुआ करेगा, मैं डाउट क्लास अलग से ले लिया करूँगी, ठीक है। तो एक बार फिर बता देती हूँ, दिस क्लास इज रिकॉर्डेड। डाउट्स आप अपने कमेंट बॉक्स में डालिए। दूसरा, आपकी क्लास रहेगी मंडे टू सैटरडे दोपहर 3 बजे आपकी क्लास रेगुलर लगा करेगी। क्लियर है? तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट। अब जो मैं आज पढ़ा रही हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है प्रोनाउन का, क्योंकि इस लेक्चर से, अभी के लेक्चर से आपके क्वेश्चंस डायरेक्ट टूटेंगे, और सारे क्वेश्चंस आपके जेल प्रेरी में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस टूटेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले कल का लेक्चर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने कल का लेक्चर नहीं पढ़ा है, अभी का ले लो जितना समझ आ रहा है, लेकिन पूरा समझ तभी आएगा जब आप कल का लेक्चर भी लोगे, क्लास 10। क्लियर? चलिए, तो पहले थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। ओके, सो यहाँ पर देखिए, प्रोनाउन के बारे में मैंने बताया था, ये वो हर शब्द होता है जिसको अपन हटा दें तो किसी संज्ञा को रखा जा सकता है। प्रोनाउन वो हर शब्द कहलाता है जिसको अपन हटा दें तो उसकी जगह किसी संज्ञा को रखा जा सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखते हैं, कल अपन ने 10 काइंड्स पढ़े थे प्रोनाउन के, और मैंने अच्छे से पढ़ाया था, आपको समझाया था कि उन 10 काइंड्स में कौन सा काइंड क्या होता है और किसको कैसा कैसा प्रोनाउन कहा जाता है। लेकिन उनमें से करीबन 5 प्रोनाउन मैंने आपसे कहा था कि कुछ पढ़ो नहीं पढ़ो, इसको कल पढ़ के आना, कल मतलब आज की क्लास में पढ़ के आना, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें था अपना पर्सनल प्रोनाउन, फिर था पॉजेसिव प्रोनाउन, उसके बाद मैंने इंडेफिनिट का बोला था, रेसिप्रोकल का बोला था, और सबसे इंपॉर्टेंट रिलेटिव का बोला था, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिलेटिव में से आए हुए हैं, ठीक है। तो उन पर डिस्कशन अपने क्वेश्चंस के हिसाब से इस लेक्चर में करने वाले हैं। उसके पहले एक बात ध्यान रखना, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपका क्लियर होगा एडजेक्टिव और प्रोनाउन से रिलेटेड। अरे मैम, ये एडजेक्टिव तो आपने पढ़ाया नहीं है, फिर हमको तो पता ही नहीं है एडजेक्टिव क्या होता है, ये वो। भैया, एडजेक्टिव क्या होता है वो तो मैं आपको आर्टिकल के ऑलमोस्ट हर लेक्चर से बोलती आ रही हूँ। क्या होता है एडजेक्टिव? जो संज्ञा के बारे में या सर्वनाम के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन दे। वो शब्द जो संज्ञा के बारे में या सर्वनाम के बारे में किसी भी प्रकार से कोई भी बात बताए, उसको आप क्या कहते हो? एडजेक्टिव बोलते हो। सही बोल रही हूँ, ठीक है। और प्रोनाउन उन्होंने कल ही इतना समझा दिया कि जो संज्ञा की जगह पर उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए यूज होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। अब एक ग्रामेटिकल व्यू से आप देख लो, ताकि आप इसमें और इसमें कभी कंफ्यूज नहीं हो। आप बोलोगे मैम इसमें कंफ्यूज क्यों होते हैं? गुड, बेटर, बेस्ट, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, ये सब बिल्कुल अलग है, ये प्रोनाउन दिखते ही नहीं, ठीक है। और प्रोनाउन बिल्कुल अलग होते हैं, ही, शी, इट नहीं। प्रोनाउन से ही, शी, इट, दे नहीं होते, ये मैंने कल के लेक्चर में बताया आपको। बहुत सारे होते हैं, मैंने कल के लेक्चर में सब बताया, जिनको नहीं पता वो जाके देखिएगा, ठीक है। और आपको पता है या नहीं पता मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोनाउन के जो काइंड्स है वैसे ही कुछ एडजेक्टिव के काइंड्स है, और कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जैसे दिस, दैट हुए, ऐसे और भी। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ बस। कुछ प्रोनाउन होते हैं जैसे दिस है, वो प्रोनाउन भी है, और किसी सेंटेंस में वही THIS दिस एडजेक्टिव होता है।
तो ये सेम सेम से दिखते हैं लेकिन इनका काम अलग अलग होता है और ये अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग होते हैं। ठीक है, आप किसी सेंटेंस में वो एडजेक्टिव है तो उसको प्रोनाउन नहीं बोल सकते THIS दिस। अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव नहीं है तो उसको प्रोनाउन नहीं है तो एडजेक्टिव नहीं बोल सकते। क्या बोल रहे हो मैम, समझ नहीं आ रहा। जैसे मैंने कल के लेक्चर में बताया था, जो लोग कल प्रेजेंट थे उनको समझ में आएगा, जो लोग नहीं थे कोई दिक्कत नहीं, कल का लेक्चर देख लेना। मैंने बोला दिस इज अ ब्लू पेन। अगर जो लोग कल प्रेजेंट थे सिर्फ उनसे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, कि कल मैंने आपको इस तरीके की कोई चीज पढ़ाई थी, कहीं ना कहीं ये लिखा था मैंने, दिस दैट दिस दोस। कहाँ लिखा था? जब हम पढ़ रहे थे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन याद है? संकेतात्मक या संकेतवाचक सर्वनाम, जिसको बोलने पर हमको संकेत करना पड़ता है। दिस यानी क्या होता है? या जब भी आप दिस बोलते हैं तब आपको कुछ ना कुछ वहां पर इंडिकेशन देना पड़ता है। मैंने लास्ट लेक्चर में सब अच्छे से समझाया, वहां से समझ लेना, बार बार नहीं समझ रहे यहाँ पे, है ना, यहाँ नई चीजें पढ़ना है आज। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं लिख दूं दिस पेन इज ब्लू, अब क्या होता है कि ये दिस जो है तो यहाँ प्रोनाउन हुआ करता था, ये दिस अब यहाँ पर प्रोनाउन नहीं होगा, प्रोनाउन नहीं होगा, क्या कहलाएगा यहाँ पर? एडजेक्टिव। वो भी कौन सा एडजेक्टिव? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये होगा, ये एडजेक्टिव नहीं है और ये प्रोनाउन नहीं है, जबकि दोनों शक्ल में सेम है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात समझाना चाहती हूँ कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है, ताकि वो पॉजेसिव वाला सबसे बड़ा डाउट जो बचपन से आपने पाल रखा है कि माइन कब आता है और माई कब आता है, वो आज आपका हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए। बस आप इतनी सी बात याद रखना कि प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आता। प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आता और एडजेक्टिव के बाद नाउन बिल्कुल आ सकता है। हमेशा आता है ये नहीं बोलूंगी, लेकिन आपको फिलहाल प्रोनाउन समझना है ना जितना, उतना में यही काफी है। एडजेक्टिव में जाओगे तो कई बार ऐसा होता है कि एडजेक्टिव के साथ नहीं लिखा जाता प्रोनाउन को, हाँ, लेकिन जिसके लिए लिखा जाता है वो है। कहने का मतलब दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल के बाद कुछ लिखा ही नहीं ना, उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया, तो इसका मतलब वो एडजेक्टिव नहीं है। अरे है एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल किसके बारे में बता रहे हैं? गर्ल के बारे में। गर्ल है ना नाउन, जो शब्द नाउन के बारे में बताया वो एडजेक्टिव। इसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, इस प्रोनाउन के बाद अपन एडजेक्टिव लेने वाले हैं, तो उसमें सब कुछ अच्छे से बात समझ आ जाएगी। लेकिन फिलहाल इस चीज को समझने के लिए जो आपको प्रॉब्लम है, जो डाउट्स हैं इन चीजों के बारे में कि मैम हमने यहाँ दिस देखा था उस बुक में तो वहाँ तो प्रोनाउन बोल रहे थे, लेकिन एक बुक में तो उस दिस को एडजेक्टिव बोल रखा था। या मैम माई का मतलब भी मेरा होता है, माइन का मतलब भी मेरा होता है, हमको समझ ही नहीं आ रहा मैम कौन सी चीज़ कहाँ लगती है। तो बस ये डाउट जो है वो इस फॉर्मूले से क्लियर हो जाएगा। आप बस ये जो है ना ये चीज़ इसको मन में छाप लो, फिर आगे बढ़ेंगे, तब चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी। इस चीज़ को मन में छाप लो कि प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता और एडजेक्टिव के बाद नाउन आ जाता है। ठीक है, हमेशा आता है नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आ जाता है, लेकिन प्रोनाउन के बाद तो कभी नहीं आएगा। बस इतना ध्यान रख लो। याद हो गई बात? इतनी सी बात ध्यान रख ली। एक आखिरी बार फिर बोल रही हूँ, यह पंच लाइन है आज की। ठीक है, प्रोनाउन के बाद नाउन कभी नहीं आता है। अगर प्रोनाउन के बाद आप नाउन देख रहे हो, इसका मतलब वो प्रोनाउन नहीं है। अगर प्रोनाउन के बाद आप नाउन देख रहे हो, इसका मतलब वो प्रोनाउन नहीं है, वो क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन अगर प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं, मतलब जो भी वर्ड है उसके बाद नाउन नहीं है और वो प्रोनाउन का डेफिनेशन क्लियर कर रहा है, तो फिर वो प्रोनाउन है, वो एडजेक्टिव कैसे हो सकता है? उसके बाजू में तो वर्ब है। आ गई बात समझ में? तो ये दिस एडजेक्टिव है, ये भी शक्ल सेम है, दिस प्रोनाउन है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ये दिस प्रोनाउन है और ये सेम शक्ल का है, लेकिन ये दिस एडजेक्टिव है। कैसे पहचान रहे हो मैम दोनों सेम दिख रहे हैं? नहीं, कैसे पहचान रहे हो? इसके बाजू वाले शब्द से। ये कहाँ से पता चला मुझे? मैंने यहाँ बताया तो सही। आगे बात समझ में? तो भैया आपको प्रोनाउन और नाउन तो अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ ना, क्लास 2 में नाउन पढ़ा दिया है और क्लास 10 से अभी प्रोनाउन पढ़ा ही रही हूँ, तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी आपको। और एडजेक्टिव भी मैं आपको आर्टिकल से हिंट देती आ रही हूँ कि एडजेक्टिव क्या होता है। कोई ऐसी प्रॉब्लम तो हो नहीं गई है कि आपको एडजेक्टिव समझ में नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, इसके बाद का लेक्चर अपन एडजेक्टिव का ही लेंगे, तो इस चीज को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे अब, है ना। चलो ठीक है, इसका स्नैपशॉट ले लो, अपन आगे बढ़े। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ डायरेक्ट एग्जाम वाले, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, सबसे पहले कुछ चीजें ध्यान रखना। देयर आर 7 बेसिक, अपन पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो मैंने कल भी बताया था आपको कि 7 बेसिक पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जो बचपन से अपन जानते हैं, है ना, जो बचपन से अपन जानते हैं। कौन कौन है? आई, एन ए मैं,
वी यानी हम, ही यानी वो लड़का, हाँ ठीक है, वो लड़का, और शी यानी वो लड़की, थोड़ा सा जल्दी लिख रही हूँ, इट यानी वो चीज, कोई भी चीज नॉन लिविंग, ठीक है, दे यानी वे कौन, ये एक से ज्यादा हो जाए तो ये आ जाता है, या ये एक से ज्यादा हो जाए तो ये आ जाता है, या ये एक से ज्यादा हो जाए तो, मतलब ही शी इट का बहुवचन है दे, ठीक है, ही शी इट का बहुवचन है दे, ठीक है, ही शी इट का बहुवचन है दे। अब आखिरी में क्या है, यू यानी तुम, ये एक वचन होता है तब भी यू ही बोलते हो, बहुवचन होता है तब भी यू ही बोलते हो। आप मेरे सामने एक कोई बंदा बैठा हुआ है, एक स्टूडेंट है, तो भी यू ही बोलूंगी, और आप 4-5 बैठे हो तो भी यू ही बोलूंगी। आ रही है मेरी बात समझ में? तो ध्यान रख लेना, ये 7 प्रोनाउन है जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, जो एक ही काइंड है पर्सनल, अभी तो बाकी के काइंड्स 9 बचे रहते हैं, है ना, कल के लेक्चर में सब कुछ बताया। तो ये 7 पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, और ये सातों की सातों के 3 वेरिएशंस होते हैं। कितने वेरिएशंस होते हैं? 3 वेरिएशंस। इनका सब्जेक्टिव फॉर्म अलग होता है, इनका ऑब्जेक्टिव फॉर्म अलग होता है, और इनका पॉसेसिव फॉर्म अलग होता है। यही आपकी प्रॉब्लम है, यही आपका डाउट है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये कौन कौन से नाम ले रहे हो मैम? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव, ये सब क्या है? आप क्लास नंबर 9 में जाओ, या अगर 9 ही है वैसे तो, नहीं तो उसकी हेडिंग है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और केसेस। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करना, वहाँ आपको मेरी सारी बात समझ में आ जाएगी, है ना। पूरा 1 घंटा मैंने समझाया है, और वो 1 घंटा यहाँ बीच में यहाँ नहीं थोड़ी लगाना है मुझे, इसलिए मैं फटाफट आगे पढ़ा रही हूँ। अभी आप चीज़ों को ध्यान में रख के आगे बढ़ जाओ। नहीं पता है ये क्या बातें कर रही हूँ मैं, तो क्लास 9 में आपको ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट केसेस वाली क्लास में पता चल जाएगा, ठीक है। तो अपन कहाँ पर थे? वापस से स्टार्ट करते हैं। ये हर एक जो बंदा है यहाँ पर, ये हर एक बंदा 3 केसेस में डिवाइडेड है, ठीक है। मतलब जिस केस में, जिस अर्थ में, जब आप बाकी के अंदर अर्थ निकालोगे ना, तो जब आप अर्थ निकालोगे वो जिस केस में होगा, उस केस के हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। कुछ तो भी थोड़ी लगाना है। अरे भाई, किसी ने मुझसे कुछ कहा तो मैं आए थोड़ी लिखूंगी, क्योंकि कहने वाला तो कोई और है, हीरो तो कोई और है, और तो फिर मैं आए क्यों लिखूंगी? हीरो मैं मी लिखूंगी। ही सेड टू मी, ही सेड टू आई नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कह रही हूँ तो आई सेड टू यू बोलूंगी, आई बन जाऊंगी, क्योंकि मैं कह रही हूँ, मैं हीरो। हीरो मतलब सब्जेक्ट, सब कुछ पता है क्लास 9 में, ठीक है। अब देखो, आप टेंशन मत लो, मैं आपको अभी तीनों केसेस बता देती हूँ पर्सनल प्रोनाउन के, लाइफ टाइम क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। बस अभी अपने को इतना ध्यान रखना है कि ये 7 लोग हैं, और इनमें से इनमें से हर एक जो है 3 केसेस में ही लिख सकते हो आप इसको, 3 प्रकार से ही लिख सकते हो। कैसे मैम, कब कौन सा लिखना है, वो तो अर्थ पे डिपेंड करता है। अरे भाई, तुमको कोई अधिकार लग रहा है, तुम्हारा का अर्थ आ रहा है, तो आपको पॉजिटिव केस लगाना है। अगर आपको लग रहा है उसके ऊपर काम हो रहा है, तो आपको ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। अगर आपको लग रहा है कि वो खुद काम कर रहा है, तो आपको सब्जेक्टिव केस लगाना है। अलग अलग वेरिएशन में होता है। मैंने आपको क्लास 9 में बताया है कि नाउन और प्रोनाउन में बहुत अंतर होता है। नाउन इजी पड़ जाता है केस चेंज करने में। नाउन सब्जेक्ट में भी वही होता है, राम है तो राम ही रहेगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो भी राम ही रहेगा। और रही बात पॉसेसिव की, तो एक ही चीज होती है, या लिविंग थिंग में अपोस्ट्रोफियस लग जाता है काकी के लिए, और नॉन लिविंग में ऑफ लग जाता है। बस इतनी सी चीज है। लेकिन उलझ से कहाँ हो? प्रोनाउन में, क्योंकि हर केस में प्रोनाउन बदल जाता है। आई सब्जेक्टिव, मी ऑब्जेक्टिव, माइन पॉसेसिव, और एक माय और होता है, उसका अलग केस है। केस क्या है? केस तो वही है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच अलग है। सब कुछ क्लियर करती है, ठीक है। तो वापस इधर आ जाते हैं। ये 3 केसेस में रहता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो केसेस बताने से पहले आपको पर्सन्स क्लियर होने चाहिए भैया। ये सब ध्यान रखना है, ये सब आपके नरेशन में बहुत काम आएंगे। ये सब चीज़ें आपकी, जब मैं नरेशन पढ़ाऊंगी ना, तो नरेशन में बहुत काम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको स्टार लगा लो, 10 बार लगा लो, जितनी बार लगाओ उतना इंपॉर्टेंट है ये जो मैं बता रही हूँ, जिसको नहीं पता। ये 7 लोग जो है ना, ये 3 पर्सन में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोल रहा है, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो स्पीक, बोल रहा है। कौन कौन होते हैं? ये 2 ही लोग होते हैं इनमें से, आई और वी, और इसके तीनों केसेस। मतलब जैसे आई का हो जाता है ऑब्जेक्टिव मी, पॉसेसिव माइन, इसका हो जाता है आर, आर्स पॉसेसिव, और अर्स ऑब्जेक्टिव। इस तरीके से इनके जितने भी केसेस हैं, अभी एडजेक्टिव में भी जाएंगे, ठीक है।
आई और वी और उनके सारे वेरिएशंस, आई और वी और उनके जितने भी वेरिएशंस हैं, जितने भी वो चेंज होते हैं वो। सेकंड पर्सन कौन है? जिससे, जिससे फर्स्ट पर्सन बोल रहा है, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन। सेकंड कौन? जिससे फर्स्ट पर्सन बोल रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन, अब मैं बोल किससे रही हूँ? आपसे, आप सेकंड पर्सन हुए, मतलब यू आपका सेकंड पर्सन में आता है। यू और उसके सारे केसेस, यू और उसके सारे केसेस जो भी है, आप उसको ऑब्जेक्ट में डालो, पॉजिटिव में डालो, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन जो भी डालो, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन? मैं। और अगर मैं नहीं हूँ, मेरे साथ मान लो और भी कोई खड़ा है, मान लीजिए सर खड़े हैं, हम लोग आपसे कुछ बात कर रहे हैं, तो हम हो जाता है, फिर मैं नहीं रहता, तो आई या वी। मैं अकेली बोल रही हूँ तो मैं, और मेरे साथ कोई और भी बोल रहा है तो वी। जब हम किसी से बात करते हैं, जब अपना फर्स्ट पर्सन किसी से बोल रहा होता है, तो वो जिससे बोल रहा होता है वो सेकंड पर्सन होता है, वो होता है यू और उसके सारे वेरिएशंस। आप अकेले हो तो भी यू ही होता है, और एक से ज्यादा हो तो भी यू ही होता है, ठीक है। एक ही सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम हो जाता है। नेक्स्ट में थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब अबाउट हुम, जिसके बारे में पहला पर्सन दूसरे पर्सन से बोल रहा है, जिसके बारे में पहला पर्सन दूसरे पर्सन से बोल रहा है। जैसे मैं प्रोनाउन के बारे में आपसे बोल रही हूं, तो वो थर्ड पर्सन होता है। ये लोग कौन होते हैं? ही, शी और इट। अब भैया प्रोनाउन कोई लड़का या लड़की तो है नहीं, तो नॉन लिविंग थिंग है, एक टॉपिक है, तो अपन इट को ले लेंगे, इट बोलेंगे उसको। और इनका अगर ये एक ही टॉपिक है प्रोनाउन, ठीक है, लेकिन अगर मैं प्रोनाउन, नाउन, आर्टिकल इन सब के बारे में बोल रही हूँ तो क्या हो जाता है? दे, ये बहुवचन। तो जिसके बारे में बात हो रही हो, अब क्या प्रोनाउन आपसे कुछ बोल रहा है? नहीं, तो वो फर्स्ट पर्सन तो हुआ नहीं। अच्छा, आप प्रोनाउन हो क्या? नहीं, तो आप सेकंड पर्सन भी नहीं हुआ। हाँ, प्रोनाउन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब कि वो आपका थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बात हो रही हो। और प्रोनाउन के साथ और कोई भी टॉपिक हो तो एक से ज्यादा, जब भी ये लोग जब एक से ज्यादा हो जाते हैं, एक सेकंड, ये लोग जब एक से ज्यादा हो जाते हैं तो कौन बनता है? दे। जब ये लोग एक से ज्यादा हो जाते हैं तो आप दे बोलेंगे बहुवचन में। क्लियर है भैया? कुछ आए नहीं आए अभी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभी टॉपिक की। ये यहाँ पर प्रोनाउन में नहीं पढ़ा रही हूँ मैं, आप जानते हो, नरेशन जब पढ़ेंगे आप बहुत उलझ जाओगे इसमें अगर ये नहीं आएगा तो। और वहां पर ये सब चीजें इतनी बात थोड़ी बोलेंगे, ऐसे कितने घंटों की क्लास करेंगे। ये पढ़ा दिया मैंने अभी यहाँ पे, अब वहां पर सिर्फ बोलूंगी फर्स्ट पर्सन है तो ऐसा करना है, इसलिए अपने यहीं पर डिसाइड करके रखना है कि हाँ भाई मुझको आ गया। वॉइस में भी आपको प्रॉब्लम आएगी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस लिखने में, ठीक है, कि फर्स्ट पर्सन का कैसा क्या, ये सब रहेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये आपको ये स्नैपशॉट ले लो इस चीज का, ठीक है, कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है? मैं और हम वाली चीजें। सेकंड पर्सन कौन होता है? यू वाली चीजें, आप सामने वाला बंदा। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, चाहे वो कोई लिविंग थिंग हो तो ही, शी वगैरह आ जाएगा, दे आ जाएगा, और नॉन लिविंग थिंग है तो इट आ जाएगा, दे आ जाएगा। वो डिपेंड करता है कि एक वचन है कि बहुवचन है। आई बात समझ में? चलिए हटा रही हूँ अब मैं ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट। अब दिक्कत जो है आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट की, वो फटाफट से बता देती हूँ। दो टेबल आपको बताऊंगी, दोनों का स्नैपशॉट लेना, और जो जिनको नहीं समझ में आता है उनको समझ लेना है। आगे बढ़ रहे हैं, चलिए। फर्स्ट टेबल मैं आपको दे रही हूँ कि ये जो आपके पर्सनल प्रोनाउन है ना, आई को थोड़ा दूसरा हाईलाइट करते हैं। हाँ, आई, यू, ही, शी, इट, ये जो आपके पर्सनल प्रोनाउन है, इनके सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस कैसे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब जिनको नहीं आ रहा है समझ में, वो ध्यान से समझना, जो जिनको आता है वो स्नैपशॉट लेके अभी बैठ जाओ 5 मिनट, ठीक है। आई में क्या होता है? मैंने कहा था मैं। अब सुनना बात को ध्यान से, कि जब किसी वाक्य में आप काम कर रहे हो, जैसे आपने किसी से बोला, आई सेड टू हिम, मैंने उससे, कोई लड़का होगा उससे बोला, तो आपने बोला ना, आपने बोला मतलब ये वर्ब कौन लगा रहा है? आप, मतलब जो काम करता है वो हीरो होता है। ये मैंने आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली क्लास में पढ़ाया है। जो लोग नए पढ़ रहे हैं उस क्लास में जाके आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट केसेस वाली क्लास में जाके पढ़ लो, लेक्चर में मिल जाएगा, लास्ट 9th लेक्चर है शायद, देख लेना, है ना। तो जो काम करता है वो कौन होता है? हीरो। मतलब मुझे पता चल गया कि ये सब्जेक्ट है। तो जब भी आप सब्जेक्ट की जगह पर होते हैं, मतलब कि जब भी आप काम कर रहे होते हैं और अकेले होते हैं, तो आई यूज होता है।
जब भी आप काम कर रहे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, अकेले होते हैं और काम कर रहे होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? आई। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा हो और काम कर रहे हो तो फिर यहाँ पे क्या आ जाता है? वी। आप एक से ज्यादा हो, प्लूरल हो और काम कर रहे हो, हीरो हो तो क्या हो जाता है? हीरो बोल रहे हैं ना अपन क्लास 9 से सब्जेक्ट को, ठीक है, वी हो जाता है। ये तो तब की बात है जब आप हीरो हो वाक्य के अंदर। लेकिन आपने काम किया, जिसके ऊपर किया उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये सब मैं बोल रही हूँ, जिसको आधी बात समझ आ रही है वो जरूर से क्लास नंबर 9 देख ले, जिसका हेडिंग है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और केसेस। ये मैंडेटरी है, ये पढ़ाया इसलिए है ताकि आपको इसको समझने में दिक्कत ना हो। तो उन्हीं लोगों को दिक्कत आएगी जिन्होंने वो लेक्चर नहीं दिया है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुआ जब आप लोग हीरो थे, ठीक है। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो? आप हीरो नहीं है, कोई और हीरो है और वो आपसे कह रहा है, तो आप तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हो। कोई बंदा है वो आपसे कह रहा है तो आप तो कुछ काम नहीं कर रहे हो, वो बंदा काम कर रहा है। अब हीरो कौन हुआ? आप हुआ क्या? जो काम करता है वो हुआ ना, मतलब वो बंदा हुआ। मान लीजिए कि ही आपका वो बंदा है, ठीक है, ही आपका वो बंदा है। ही सेड टू, अब आप हीरो की जगह है तो आई लिखोगे क्या? सॉरी, ऑब्जेक्ट की जगह है जिसके ऊपर काम हो रहा है वो आई लिखोगे क्या? नहीं। अब आप हीरो नहीं हो तो आप सब्जेक्टिव केस में नहीं जाओगे। अब आप क्या बन गए हो? जिसके ऊपर काम हो रहा है। जिसके ऊपर काम होता है वो कौन होता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव केस आई का क्या बन जाता है? मी। मुझको, मुझसे, इस तरीके का अर्थ देता है। मुझको, उसने मुझसे कहा या उसने मुझको कहा, तो आई नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? मी आ जाएगा। ये तो जब आपसे कहे, बस अकेले हो आप। लेकिन अगर आपके साथ और दो लोग हैं या और कितने भी लोग हैं, उनसे कोई कुछ कह रहा है, तब मी नहीं रहेगा। अब आप अकेले थोड़ी हो, आपके साथ और लोग हैं, इसलिए फिर वी नहीं आएगा। वी तो हीरो थे तब था, अब आपके ऊपर काम हो रहा है वी के ऊपर, तो अब उसका क्या बन जाएगा? अस। हमको या हमसे। मैं जब हीरो हूं, हम जब हीरो है। अब मुझ पे काम हो रहा है तो मी बन जाएगा, आई नहीं। हम पर काम हो रहा है तो अस बन जाएगा, वी नहीं, ठीक है। ऐसे ही बात समझ में आ गई क्या है? जब हम हीरो होते हैं तो ये चलता है सिंगुलर प्लूरल। जब हम हीरो नहीं होते, हमारे ऊपर कोई और हीरो काम कर रहा होता है, तो ये चलता है सिंगुलर प्लूरल। अब देख लो फटाफट से, ठीक है। सेकंड पर्सन कौन था? यू यानी तुम। अब तुम अकेले हो और हीरो, तुम कुछ कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल तुमने मुझसे कहा, तो यू सेड टू मी होगा। मी लिख देते हैं जरा, मुझसे कहा, ठीक है। यू सेड टू मी होगा, सही बोल रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो कि जब आप हीरो हो तो आप यू लिख रहे हो, तुमने मुझसे कहा। अच्छा, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ और भी स्टूडेंट्स हैं। आप लोग मुझसे बात कर रहे हो, तो जब एक से ज्यादा हो जाते हैं तब भी यू ही होता है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, प्लूरल है, ये सिंगुलर है, प्लूरल है। और यू में इतनी अच्छी बात है कि यू सारा सेम है। इधर देख लो, अब आपने मुझसे नहीं कहा, मैंने आपसे कहा। आई सेड टू, अब आप तब भी यू ही रहेंगे। अकेले हैं तब भी और एक से ज्यादा है तब भी। मतलब आप हीरो हो, अकेले हो तो भी यू। आप हीरो हो, एक से ज्यादा हो तो भी यू। आपके ऊपर काम हो रहा है, हीरो नहीं हो, ऑब्जेक्ट हो तो भी यू, अकेले हो, ठीक है। और अगर एक से ज्यादा हो और हीरो नहीं हो, ऑब्जेक्ट हो, आपके ऊपर काम हो रहा है तो भी यू का इजी है। आगे बढ़े, चलिए। थर्ड पर्सन होता है ही, शी और इट। ही मतलब मैंने बता दिया था अभी लास्ट स्लाइड में, ही यानी वो लड़का, शी यानी वो लड़की और इट यानी वो कोई चीज। अब सुनो ध्यान से। ओहो, चलिए, ठीक है, चलिए तो इसको देखते हैं। उस लड़के ने मुझसे कहा, ही सेड टू। अब वो लड़का है तो अपन ही लिख रहे हैं, और मुझसे कहा मतलब मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो ऑब्जेक्ट हूँ। मैं ऑब्जेक्ट हूँ तो मी लगाऊंगी, आई नहीं लगाऊंगी, ठीक है। तो जब वो लड़का हीरो है तो अपन, और अकेला है तो अपन क्या लिखेंगे? ही। जब वो लड़का हीरो है और अकेला है तो ही। कोई लड़की है, उसने मुझसे कहा, अकेली, सिंगुलर मतलब शी, ठीक है। कोई चीज के बारे में बोल रही हूँ कि ये बहुत अच्छा है, इट इज नाइस। किसके बारे में बोल रही हूँ? कोई चीज है उसके लिए, तो ये हीरो है, सब्जेक्ट। कहने का मतलब आया समझ में कि जब भी हीरो की जगह, सब्जेक्ट की जगह क्या होता है? सब्जेक्ट। क्लास 9 में अच्छे से बताया बहुत देर तक।
ठीक है, वाक्य में जो काम करे उसको सब्जेक्ट कहते हैं, और अगर काम नहीं हो रहा हो तो जिसके बारे में बात हो रही है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्टिव फॉर्म ये होते हैं। अब क्या हो जब ये लोग एक से ज्यादा हो जाए, मान लो ये लड़का लड़की मिलके कुछ कह रहे हैं मुझसे, ठीक है, तो ही शी थोड़ी लिखेंगे, फिर क्या लिख देंगे, दे। जब भी वो लोग एक से ज्यादा हो और हीरो हो तो उसको, ये प्लूरल हो गए, ठीक है, ये सिंगुलर है। ठीक है, जब भी वो लोग एक से ज्यादा हो तो और हीरो हो तो दे। अब मैंने इससे इन लोगों से बोलना शुरू करा, अब मैंने इन लोगों से बोलना शुरू करा, मतलब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहीं पर करते हैं, चलो, है ना। मैंने इनसे बोलना शुरू करा, आई सेड टू, अब उस लड़के से बोला तो ही नहीं हो जाएगा, क्या होगा, हिम। इधर देखो ऑब्जेक्ट बन गया, अब वो हीरो नहीं है, अब काम तो मैं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। ठीक है, अगर लड़की से बोलूंगी तो शी नहीं आएगा, अब हर हो जाएगा, क्योंकि अब वो काम नहीं कर रही है, मैं बोल रही हूँ उससे, उसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, आई लाइक इट, अब इसमें काम क्या है, पसंद करना, कौन कर रहा है, मैं, मतलब मैं हीरो हूं और पसंद किसको कर रही हूँ, इस चीज को। ठीक है, तो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म सेम होता है, इट का सब्जेक्टिव फॉर्म सेम होता है। ठीक है, इट का सब्जेक्टिव फॉर्म सेम होता है, ये और ये, सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर। अब यहां देखो, ये मैं ब्लू से आपको बता रही हूँ ताकि चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, यहां पर देखो, अपन ने क्या लिखा था, दे सेड टू मी। अब मैं उन लोगों से बोल रही हूँ, तो जब मैं उन लोगों से बोलूंगी तो फिर मैं दे नहीं लिखूंगी, मैं दे नहीं लिखूंगी, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब तो मैं हीरो हूं ना, सब्जेक्ट में हूं, मैं काम कर रही हूँ, अब जिसके ऊपर काम कर रही हूँ वो ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट में थोड़ी लिखा है दे, ये तो सब्जेक्ट में लिखा है, ऑब्जेक्ट का ये रहा देम, तो अब मैं क्या लिखूंगी, देम, अगर मैं एक से ज्यादा लोगों से बोल रही हूँ। आई बात समझ में? तो ये होता है पूरा की पूरा आपका टेबल, और इसको इस्तेमाल करने का तरीका ऐसा ही है। आपको अर्थ देखना पड़ेगा कौन हीरो है, किस पर काम हो रहा है, और उस हिसाब से आप आगे का काम करोगे। अगर हीरो है, सिंगुलर है, तो ये, अगर हीरो है, प्लूरल है, हीरो मतलब सब्जेक्ट, तो ये लाइन, अगर हीरो है, अगर ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो ये ऑब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो ये। ठीक है, एक तो आप ये स्नैपशॉट ले लो अगर कुछ लिखा हुआ चाहिए तो, ठीक है, मैं इसको हटा देती हूँ, तब भी स्नैपशॉट ले लेना। ठीक है, ये क्लास लेना बहुत जरूरी है इन चीजों को समझने के लिए। चलिए इसको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, इसका भी स्नैपशॉट ले लो एक प्रॉपर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत काम की चीज हमने अभी सीख ली, ये अपने एग्जाम से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक मैंने क्या सिखाया आपको क्लास नंबर 9 में कि 3 ही इंपॉर्टेंट चीजें जो पूरी इंग्लिश की दुनिया में आपको काम आएगी, सब्जेक्टिव केस, चीजों का सब्जेक्टिव केस, चीजों का ऑब्जेक्टिव केस, और चीजों का पॉजिटिव केस। आपने 2 केस तो सीख लिए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सीख लिए, अब पॉजिटिव देख लेते हैं। पॉजिटिव का भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर देते हैं। पॉजिटिव का प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले, एक सेकंड, पॉजिटिव का प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको ये वाला याद रखना है ना, ये वाली चीज याद रखना है, ये जो मैंने सिखाई थी पहली स्लाइड में, इसको एक बार फिर से देख लो तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। मैंने आपको बताया है कि एडजेक्टिव का काम क्या है, एडजेक्टिव यानी विशेषण, जो हम इसके बाद पढ़ने वाले, अभी नहीं पढ़ाया। एडजेक्टिव का काम क्या है, संज्ञा सर्वनाम के बारे में कुछ भी बताना, कोई भी इंफॉर्मेशन देना। तो एडजेक्टिव क्या होता है, संज्ञा के साथ आ सकता है, लेकिन प्रोनाउन संज्ञा के साथ कभी नहीं आएगा। तो कोई प्रोनाउन जैसी चीज भी आपको दिख जाए ना, जो संज्ञा के बाजू में खड़ी हो, तो मतलब वो दिखने में होगा प्रोनाउन, असली में नहीं है। यहाँ एग्जाम्पल देके बताया अभी शुरू में, सब कुछ समझा दिया, बार बार समझाने का मतलब नहीं है, समझ गया ना। इस चीज को ध्यान में रखो। पॉजिटिव केस पे चलते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो फिर से अपने वही फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है। अब पहले वाले से शुरू करते हैं, आए। उसके पहले एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर माइन, इसका मतलब भी मेरा है, मेरा, इसका मतलब, और इसका मतलब भी मेरा। ठीक है, इसका मतलब भी हमारा है, हमारा, हमारे, जो भी है, मतलब अधिकारात्मक। पॉजिटिव मीन्स अधिकारात्मक। जिनको केस समझ नहीं आ रहा है, बार बार बोल रही हूँ, क्लास 9 पे जाके देखना, बहुत अच्छे से मेरी बातें समझ में आएंगी, वो इसलिए समझाई थी। अब हम दोनों, हमारा, दोनों, मेरा कब क्या यूज करेंगे, यही तो कॉन्सेप्ट बताया अभी मैंने। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जब भी आपको बाजू में नाउन दिख जाए तो आप मेरा की जगह ये यूज करेंगे।
जब भी आपको बाजू में नाउन दिख जाए तो आप ये वाला टेबल यूज करेंगे, ठीक है। अब एक ब्लू से बना देती हूँ। जब भी आपको बाजू में नाउन ना दिखे तो आप ये टेबल यूज करेंगे, सेम अर्थ चलेगा। ये तुम्हारा तुम्हारा, मेरा मेरा, उस लड़के का उस लड़के का, ठीक है। ये ब्लू वाला जब नाउन ना हो, समझ गए। ब्लैक में आपको तब यूज, देखो ये इसका भी मीनिंग सेम है, इस टेबल का इसका भी सेम है। ये वाला भी हमारा हमारा, तुम्हारा तुम्हारा, उनका उनका, मेरा मेरा, तुम्हारा तुम्हारा, उस लड़के का उस लड़के का, उस लड़की का उस लड़की का, इस तरीके से यूज होगा। इसका होता ही नहीं है यहाँ पे, है ना। बताऊंगी क्या बोल रही हूँ, समझ गए। तो जब भी आपका ओके, जब भी आपके बाजू में नाउन हो, जब भी आपको तेरा मेरा जो भी लिखना है तो आप ये यूज करेंगे, ये ब्लैक ब्लैक वाला। जब भी नाउन हो ब्लैक ब्लैक वाला, जब भी नाउन हो ब्लैक ब्लैक वाला, इतना याद रख लो, आपके लिए लिख देती हूँ। जब भी नाउन है तो आपको ब्लैक से यूज करना है, ब्लैक वाला टेबल यूज करना है, ठीक है। और जब भी आपका नाउन ना हो बाजू में तो आपको ब्लू वाला यूज करना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, मैं एग्जांपल भी देती हूँ, डोंट वरी। चलिए एग्जांपल भी लेते हैं। जब मैं हूं और मेरा पॉजेसिव आ रहा है, मतलब मुझे मेरा 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 मेरे ऐसा लिखना है, अधिकार लिखना है, तो फिर डिपेंड वो माइन या माय आएगा। हम तो नहीं आएगा क्योंकि मैं अकेली हूं ना, अभी सिंगुलर पे हूं, तो ये सिंगुलर चल रहा है यहाँ पर, ये पूरा सिंगुलर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब मैं एक और मेरा मेरे बोलना है तो डिपेंड करता है कि वाक्य में कैसा ब्लैंक आया हुआ है या क्या लिखना है। कहने का मतलब मैंने कहा ये मेरा पेन है, आपको अधिकार समझ में आ गया मेरा से, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पर पॉजेसिव केस यूज किया है और मैंने यहाँ पर लिखा दिस इज डैश पेन। इसको बोलने के दो तरीके हैं, ये मेरा पेन है, यहाँ पे मेरा आएगा, ठीक है, ये मेरा। और फिर मैंने लिखा दिस पेन इज डैश मेरा, यहाँ पे आपको मेरा भरना है। ये मेरा पेन है, ये पेन मेरा है, बात तो सेम ही हुई, लेकिन आपके जो ये रहेंगे ना प्रोनाउन वो चेंज हो जाएंगे। कहने का मतलब मुझे यहाँ जो मेरा भरना है ना, ये बाजू वाले को देख के भरना पड़ेगा। ये क्या है, संज्ञा है ना, पेन संज्ञा है, तो इसका मतलब बाजू में संज्ञा आ गई। अब मैं ब्लू वाला तो यूज नहीं कर सकती, मुझे ब्लैक वाला यूज करना पड़ेगा मेरा लिखने के लिए। ये वाला जब बाजू में नाउन आ जाए तो अपन क्या लिखेंगे, माय। अब यहाँ पर माइन गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ब्लैंक छोड़ के फुल स्टॉप लगा दिया। बाजू में नाउन आया क्या, नहीं आया। जब बाजू में नाउन नहीं आता है तब हम क्या लिखते हैं मेरा के अर्थ में, माइन। माइन, यहाँ पर माय मत लिख देना भैया, समझ में आ गए। तो ये डिफरेंस है, जिनको बचपन से इस चीज का डाउट है मैम ये भी सेम समझ में नहीं आता क्या करें। कुछ नहीं भैया, आप बाजू वाले को देख लो, बाजू में चल क्या रहा है। बाजू में अगर संज्ञा है तो आपको सारा ब्लैक ब्लैक वाला भरना है उस अर्थ में जिस अर्थ में आप चाहते हो, और अगर बाजू में संज्ञा नहीं है तो वो ब्लू ब्लू वाला भरना है जिस अर्थ में आप चाहते हो। देख लो आप वो एग्जाम्पल में, दिस इज माई पेन एंड दिस पेन इज माइन। क्यों, कब माय आया, क्यों आया, आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। कब माइन आया, क्यों आया, आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। मेरी बात आगे समझ में, बस सेम चीज सब में लगेगी, सब में। इधर देख लो, अगर आप अकेले नहीं हो, एक से ज्यादा हो, तो आप बोलोगे कि ये हमारे पेन है, ये हमारे पेन है। तो ये हमारे पेन है में आपने लिखा दीज आर डैश पेन्स, ये हमारे पेन है। और फिर आपने लिखा दीज पेन्स आर डैश, ये हमारे पेन है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या भरना है वहां पर। फॉर एग्जाम्पल इस डैश में आपको हमारा भरना है, मैंने कहा यहाँ पे हमारा भरो। अब बताओ कौन सा हमारा भरोगे, इसका भी मतलब हमारा, इसका भी मतलब हमारा है। तो बाजू वाले को देखो ना, बाजू में क्या है, संज्ञा है क्या, हाँ संज्ञा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा हुआ है वहां पे। और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा हुआ है तो आप वहां पर क्या भरोगे, ये ब्लैक वाला आर, ठीक है। आई बात समझ में। अब यहाँ पर देखो दूसरा वाला फिल इन द ब्लैंक, देखो दूसरे वाले के बाजू में तो कुछ लिखा ही नहीं मैम, कुछ नहीं लिखा है, मतलब बाजू में नाउन है ही नहीं। और जब बाजू में नाउन नहीं होता तो हम ये वाली लाइन में से लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, आर्स, ठीक है। अब मैंने 2 बार बता दिया, अब हर बार में तो ये बताने का मतलब नहीं है, ठीक है। अब आप रख रख के देखते जाइएगा। देखो यहाँ पर सेकंड पर्सन कौन होता है, यू, आप लोग। अब आप अकेले हो, मैं जैसे किसी एक व्यक्ति से बोल रही हूँ ये तुम्हारा पेन है, ठीक है। अब तुम्हारा पेन है में अगर बाजू में नाउन आता है तो आप ये लिखोगे,
एडजेक्टिव, क्योंकि उसके बाजू में नाउन आता है। लेकिन अगर नहीं आता तो योर्स लिखोगे। अब बोल बोल के बता रही हूँ, समझ लेना। दिस इज योर पेन, योर पेन, क्यों? क्योंकि बाजू में नाउन है पेन। लेकिन दिस पेन इज योर्स, क्यों? क्योंकि बाजू में नाउन नहीं है, तो मैंने ये लिखा। वैसे ही प्लूरल में भी सेम चलेगा। अगर बाजू में नाउन है तो योर लिखें, अगर बाजू में नाउन नहीं है, कुछ और भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वहां फुल स्टॉप लग जाए, लेकिन नाउन नहीं होना चाहिए, तो आप क्या लिखें? योर्स लिखें, जब बाजू में नाउन नहीं है तो। सेम इधर आ जाओ। वो लड़का, अब उस लड़के का जब अधिकार बताओगे तो उस लड़के का अर्थ आएगा। उस लड़के का अर्थ सिंगुलर में हिज रहेगा, अगर बाजू में नाउन नहीं है तो भी और है तो भी, ये दोनों में सेम रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हिज बुक या हिज, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन लड़के वाले में भी ऐसा हो जाता है कि अगर बाजू में संज्ञा है तो आप हर लिखेंगे, अगर नहीं है तो हर्ष लिखेंगे। जैसे दिस बुक इज हर्ष, दिस इज हर बुक। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अब मैं इतना सब बोल बोल के से बता रही हूँ, एक ही चीज बार बार थोड़ी लिखेंगे, आप मेरी बात को समझ जाओ बस। इतनी सी बात है, इतनी सारी है ही नहीं। बाजू में संज्ञा है तो एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आते हैं, मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका के लिए। और बाजू में अगर संज्ञा नहीं है तो पॉजेसिव प्रोनाउन आते हैं, मेरा, तुम्हारा के लिए। आखिरी देख लो इधर, अगर ये लोग एक से ज्यादा हो गए, वो लोग हो गए, वो लड़का वो लड़की नहीं हुआ, वो लोग हो गए, ठीक है, तो क्या हो जाता है? देयर्स और देयर। बाजू में संज्ञा है तो देयर, उनका, और अगर बाजू में संज्ञा नहीं है तो देयर्स, उनका, उनके, जो भी है। अब ये साइन से बोल रहे हो, ये तो पढ़ाया नहीं साइन मैंने, ठीक है। तो साइन का कुछ नहीं है, ऐसा कोई आप बना के देख लो या किसी भी बुक में दुनिया की देख लो, ऐसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा कि जब भी अपन किसी चीज का बोले और बाजू में संज्ञा न आए। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऐसा कोई स्ट्रक्चर दुनिया में आज तक नहीं पड़ा है, बना है कि अपन किसी चीज का बोले, ऐसा अधिकार बोलते हुए, और बाजू में संज्ञा न आए। मतलब 100% बाजू में संज्ञा आ ही जाती है। अब आ ही जाती है तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो अपन कुछ लिखते ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। मतलब बाजू में संज्ञा पक्का आएगी, और बाजू में संज्ञा पक्का आएगी मतलब आपको ब्लैक वाला चलना है, ठीक है। इसका स्नैपशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ, तो एक पूरे नीट एंड क्लीन टेबल का भी स्नैपशॉट लेना, ठीक है। चलो इसका भी ले लो, समझ गए ना? अब जिंदगी भर तो नहीं भूलोगे कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी हमारा, ये भी हमारा, ये भी तुम्हारा, ये भी तुम्हारा, ये भी उसका, ये भी उसका। मैम ये तो सेम सेम रहते, हमको समझ ही नहीं आता। समझ आ गया? ठीक। कितनी बार बोल दिया मैंने एक ही लाइन, वही एक लाइन ही फंडा है बस। एक आखिरी बार क्लोजर में फिर उस लाइन को पता नहीं कितनी बार, शायद 10-20 बार बोल दी होगी मैंने, फिर रिपीट कर देती हूँ। अगर बाजू में संज्ञा है तो आपको सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव चलाने हैं। एक वचन के लिए ये सारे अर्थ के हिसाब से ले लेना, और बहुवचन के लिए ये सारे अर्थ के हिसाब से ले लेना। लेकिन अगर बाजू में संज्ञा नहीं है तो एक वचन के लिए ये चलेंगे अर्थ के हिसाब से, और बहुवचन के लिए ये चलेंगे अर्थ के हिसाब से। और ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, जब भी हम किसी चीज का बोलते हैं तो बाजू में संज्ञा आती ही आती है। तो इसलिए अपने को तो नहीं चाहिए, इसलिए ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बाजू में संज्ञा पक्का आती है, इसलिए इट्स लिखते हैं, ठीक है। सिर्फ एक अकेली चीज की बात कर रही हूँ, बहुवचन है उसका, बहुवचन के हिसाब से तो आप देयर्स और देयर यूज करेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे बढ़े जल्दी से, अपन आगे के कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मुश्किल से 1-2 चीज और अपने को डिस्कस करनी है, उसके बाद अपन क्वेश्चंस पर जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर से। अभी मैं आज आपको प्रिपेयर करने आई हूँ बस, ताकि आपको टेंशन ना हो कैसे क्वेश्चन करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई आपकी पर्सनल और पॉजिटिव। मैंने आपको क्या बोला था कल आपको क्या बोला था? एक तो पर्सनल प्रोनाउन पढ़ के आना, उसके कॉन्सेप्ट्स मैंने बता दिए हैं, डन। फिर मैंने बोला था पॉजेसिव, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, सही बोल रहा हूँ, डन, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला था रिलेटिव, ठीक है, इंडेफिनेट और रेसिप्रोकल, ठीक है। तो अपन रिलेटिव देख लेते हैं फटाफट से, जल्दी से आ जाओ उधर। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है ये आपको क्लास नंबर 10 में मिल जाएगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वहां जाकर चेक कर लो, क्योंकि वो जो 10-15 मिनट मैंने बोले थे वापस सेम टू सेम चीज बोलने का मतलब नहीं, नया पढ़ेंगे, है ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेशन बताता है, जो बाकी के बीच में आता है, शुरू में नहीं। इसका मतलब क्या होता है? जो, जिसने, जिसका, यहाँ नहीं है, इसका मतलब नहीं, मैं आपको लिख के दे देती हूँ, एक सेकेंड। रिलेटिव प्रोनाउन इस तरीके के अर्थ लाता है, जो, जिसने, जिसका, जिसको, इस तरीके। और भी जो वाले मीनिंग है ना,
जिसके वगैरह वगैरह वगैरह, जिसने एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो जिसने वाले सारे मीनिंग कौन देता है? रिलेटिव प्रोनाउन। कल के लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि वो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा होता है। ये कैसे मैंने कल भी बताया था एग्जाम्पल्स वगैरह देके। ठीक है, तो कल का लेक्चर जिन्हें नहीं लिया है वो लेना जरूरी है भैया, है ना, बेस डाला था इसीलिए। चलिए, तो अब जो है, अब अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस पर जा रहे हैं, एग्जाम क्वेश्चंस पर। ठीक है, एग्जाम के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट पर। ठीक, चलो, तो पहला वाला देखो। एक बात ध्यान रखना कि ये खूब सारे जो है दुनिया में बहुत सारे जो है, इसका मतलब भी जो, इसका मतलब भी जो, इसका मतलब भी जो, इसका मतलब भी जो, अभी एक और आएगा उसका मतलब भी जो है, वो मैं बताऊंगी अभी। ठीक है, अब वहां पर है ना, आपको ये सारे के सारे ऑप्शन में दे देते हैं, सब में इनके जैसे ही मीनिंग आ रहे होते, मतलब फिल इन द ब्लैंक में जो आ रहा है। अब इसका मतलब भी जो जाएगा, इसका मतलब भी जो जा सकता है, इसका मतलब भी जो जा सकता है, इसका मतलब भी जो जा सकता है। ठीक, अब मैं चारों ही ऑप्शन में दे दिया। अब हम क्या करें? तो वो उस तरीके के जो क्वेश्चन आप पूछे, जो मैक्सिमम क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोनाउन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा वाला जो मैं कहां भरूं। तो मैं जो चीज बता रही हूं अभी चुपचाप बस पढ़ लो और लिख लो। कैसे मैम, क्या मैम, कुछ नहीं करना। कल जब अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे ना, तब मेरी बात आपको समझ आ जाएगी, जेल प्रेरी के क्वेश्चन। ठीक है, अभी अपन इतना सारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ जो बता रही हूँ वो लिख लो। हु जो होता है ये तब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होता है। एक हु तो इंटेरोगेटिव होता है, कल के लेक्चर में बताया था, जो पूछ रहा होता है कौन। ये कौन वाला हु नहीं है, ये जो वाला हु। तो ध्यान रखना कि ये जो दोनों जो लोग हैं ना, ये सिर्फ ह्यूमंस के लिए यूज होते हैं। सिर्फ किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए, मेरे आपके लिए। ठीक है, तो जब भी किसी व्यक्ति का जिक्र होता है, ह्यूमंस का जिक्र होता है, तब हम वहां पर जो के लिए हु या हूं का इस्तेमाल करते हैं। अब मैम ठीक है, चलो अब ये चार ऑप्शन में से अगर मैं देखूंगा सेंटेंस के अंदर, कह रहे तो कोई व्यक्ति है, उसके लिए मुझे या फिल इन द ब्लैंक में जो भरना है, तो मैं इन दोनों को पहले रॉन्ग कर दूंगा। अब मैं इन दोनों में से देखूंगा तो कौन सा भरूं, ये क्वेश्चन। अरे फिर मैं बता देती हूँ आपको, जिसके लिए भी जो इस्तेमाल कर रहे हो ना, जिसके लिए भी जो इस्तेमाल कर रहे हो, वो उस वाक्य में कौन है? हीरो है क्या? अगर वो हीरो है तो आपको हु लिखना है। अगर वो ऑब्जेक्ट है तो आपको हुम लिखना है। लास्ट लेक्चर से इसीलिए लिए गए हैं ताकि अभी की सारी बातें मेरी समझ में आ जाए। हर बार बोल रही हूँ, क्लास 9 सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब समझा दिया है, समझ जाना वहां जाके। कल की क्लास में रिलेटिव क्या होता है, इंटेरोगेटिव क्या होता है, इंडेफिनिट क्या हो गया, सब समझा दिया, समझ लेना वहां जाके। ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट आगे की बातें बता रही हूँ। ठीक है, एक बात रोज के लेक्चर में थोड़ी पढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट अगर आपका वो ह्यूमन है, जिसके लिए आपको जो, जिसने, जिसका जो भी लगाना है ना, वो अगर क्या है, हीरो है वाक्य का, तो आप क्या लगाओगे? हु। लेकिन अगर वो ह्यूमन, जिसके लिए आपको जो, जिसने, जिसका यूज करना है, वो ह्यूमन अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन? जिसके ऊपर काम हो रहा है, तो आप क्या लगाएंगे? हुम। एग्जाम्पल देके बता देती हूँ एक छोटा सा, यहाँ पर। ठीक है, देखो, हाँ भाई देखो यहाँ पर, दिस इज द बॉय who went there। यहाँ पर मुझे एक्चुअली डैश लगाना चाहिए था, कोई बात नहीं, मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। अभी आप समझ जाएंगे मेरी बात को। ठीक है, फिर एक और लिखती हूँ, द बॉय whom we met yesterday is here। ठीक है, इधर देखो, फिर से देखो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है मैंने आपको अच्छे से समझाया है। ठीक है, अब आपको सिर्फ अर्थ निकालना है। देखो, ये भी जो जिसने का अर्थ निकाल रहा है, ये भी जो जिसने, जिसका जो भी है उसका अर्थ निकाल रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको मान लीजिए यहाँ पे मैंने डैश दिया होता है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है और आपको इनमें से भरना होता है। तो ये बोल रहा है कि यही वो लड़का है, दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है ना, इतना तो मीनिंग निकाल सकते हो। यहाँ पर आएगा जो,
वहां गया था, वेंट देयर मतलब वहां गया था, यही वो लड़का है जो वहां गया था। अब आपको इतना तो समझ में आ गया इसको देखकर कि भाई ये तो ह्यूमन है, ह्यूमन है तो मुझको अभी फिलहाल ये और ये तो भरना ही नहीं है, क्या भरना है, ये और ये, इनमें से भरना है। अब इनमें से भी मैं भरूं क्या, यहां पर कुछ नहीं करो, सिर्फ मीनिंग निकालो। यहां पर देखो कौन, जो कौन, वो लड़का, वो लड़के ने काम करा है, देखो वो गया था, वो गया, ये वेंट यानी जाना, कौन गया था, वो लड़का गया था, मतलब वो हीरो। जब कोई काम करता है वो हीरो होता है, इसका मतलब ये हीरो, इसलिए मैंने हु लिखा। लेकिन दूसरे वाले में देखो यहां पर कि वो लड़का जो हम मिला था, नहीं कुछ जम नहीं रहा, एक बार और देखते हैं। द बॉय whom we met yesterday, जिससे हम मिले थे, है ना, we met yesterday, वो भी छोड़ दो। आप तो देखो यहाँ पे वर्ब क्या है, met यानी मिलना, यहाँ पे वर्ब क्या है, went यानी जाना। मैं यहाँ पे पूछूं इस वर्ब को किसने किया, ये काम किसने किया, आप बोलोगे लड़का गया था ना मैम, आपने ये लिखा हुआ है लड़का गया था, मतलब ये हीरो है तो हु आएगा सब्जेक्ट, whom नहीं आएगा, यहाँ पे whom गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये रहा आपका वर्ब, और मैं आपसे पूछती हूँ कौन मिला, मतलब कौन मिला था, मेट के पहले उसका सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। अरे भाई अपना सेंटेंस कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ना, तो ये जो सब्जेक्ट है वो ये होगा ना, जो काम कर रहा होगा, मतलब मेट कौन, वी मेट, कौन मेट वी मेट, कौन मिला, हम मिले, कौन मिला, हम मिले, मतलब हम हीरो है। हम मिले किससे, इस लड़के से, हम मिले किससे, इस लड़के से, तो इस ये लड़का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम तो हीरो है, क्योंकि हम मिले, और किससे मिले, उस लड़के से, वो ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब यहाँ पर वो क्या हो गया, होम हो गया। कुछ नहीं है, वर्ब देखो काम क्या है और कर कौन रहा है। अरे भाई यहाँ पे कोई और कर रहा होता तो कोई और लिखा होता, कोई भी नहीं लिखा उसने, वो लड़का ही लिख रखा है, ये वो लड़का है जो गया था, साफ साफ लिख रखा है उसने, तो मतलब जो गया था मतलब कौन गया था, वही लड़का गया था, वही लड़का हीरो हो गया, इसका मतलब हु आएगा। लेकिन यहाँ उसने लिखा है कि वो लड़का जिससे हम मिले थे, ये लिखा उसने वी, जिससे हम मिले थे ना वो लड़का, तो जिससे हम मिले थे मतलब कौन मिला था, हम मिले थे, हम हीरो, मतलब ये लड़का ऑब्जेक्ट है। अच्छा एक बात बताऊँ, यहाँ पर एक ब्लू से मैं कुछ चीज यहाँ पर अलग करती हूँ तो आपको मेरी बात और अच्छे से समझ आएगी। मान लो कि वी नहीं होता, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये वी नहीं होता, द बॉय डैश मेट अस यस्टरडे। आप बताओ वो लड़का जो हमसे मिला था, कौन मिला था, अब अस, तो अस मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव, अभी बता रही थी ना, ये पीछे वाली स्लाइड में बताया ना, अस क्या होता है, इधर देखो, अस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है ना, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है ना, इसका मतलब हम तो ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब हीरो कौन है, एक सेकेंड, हाँ भाई, इसका मतलब हीरो कौन है, कोई और है, तो कोई और की जगह और क्या है, लड़का ही तो लिखा हुआ है, लड़का ही है, वो लड़का जो हमसे मिला था। अब मीनिंग चेंज हो गया है क्योंकि अब वी नहीं है, अब अस है। ये सब डिपेंड करता है पॉजेसिव सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, इसलिए तो पढ़ाया मैंने, ऐसे ही थोड़ी पढ़ा दिया पर्सन प्रोनाउन बड़े बड़े टेबल, ये आपको देख के पहचानना है। यहाँ वी था मतलब हम हीरो थे, यहाँ आज बन गए मतलब हम ऑब्जेक्ट बन गए, मतलब कोई और मिला था हमसे, हम किससे नहीं मिले थे, वो हमसे मिला था, इसका मतलब ये लड़का आपका अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब ब्लू से मैं चेंज कर रही हूँ, अब वो हो जाएगा ना, जब यहाँ वी नहीं यहाँ अस लग जाता है तो उल्टा। तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा ना, मीनिंग निकाल के समझना पड़ेगा, इसका स्नैपशॉट ले लो। तो मेरी बात आ गई आपको समझ में, एक सेकेंड यहाँ पर, ओके ठीक है, आ गया। अब तो हु और हुम का चक्कर जो भी था वो समझा दिया, समझ में आ गया, इसका स्नैपशॉट ले लो, मैं इसको हटाने वाली हूँ, अब आगे का समझाऊंगी। ओके डन, चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, नेक्स्ट है चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। विच, ये भी आपका जो जिसने का मीनिंग देगा, ये भी आपका जो जिसने का मीनिंग आएगा, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग्स में जाएगा, नॉन लिविंग में जाएगा, ठीक है। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स रहेंगी वो आपका जो जिसने किस पे जाएगा, विच आएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे द बुक विच आई वॉन्ट, यहाँ पे अगर मैं डैश लगा देती हूँ तो आपको हु, अभी अपन इस पे नहीं जा रहे दैट पे, आपको हु हुम तो नहीं लिखना है, ये तो आपको पता है। क्यों नहीं लिखना भाई, क्यों नहीं लिखना, क्योंकि ये बुक है, बुक नॉन लिविंग है, ह्यूमन नहीं है, ठीक है। द बुक विच आई वॉन्ट इज हियर, जो बुक मुझे चाहिए थी वो यहाँ पर है।
जो बुक मुझे चाहिए थी वो यहाँ पर है। आई बात समझ में? तो ये छोटी सी बात है, इसको नहीं ज़्यादा एक्सटेंड करिएगा। ये कब हु और हुम जो जिसने जिसका के लिए यूज़ होंगे, जिसका नहीं, जो जिसने जिसको इस तरह के मीनिंग के लिए यूज़ होंगे, और किसके लिए होंगे? आपके सब्जेक्ट के लिए ये और ऑब्जेक्ट के लिए ये। कैसे पहचानते हैं अभी बताया एग्जाम्पल देते हैं। विच किसके लिए यूज़ होगा? जब नॉन लिविंग थिंग्स हो। यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर लेना, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, इसको मैं हटा रही हूँ, आप लिख लीजिएगा, इसको स्नैपशॉट ले लो, ठीक है। चलो ओके, अब इसको देख लो। यहाँ पर एक चीज और ऐड करना है, प्लस हुज, ये लिख लेना। हुज यानी जिसका, जिसका की के मतलब अधिकार, पोजीशन। जब भी आपको अधिकार बताना हो तो आप जो जिसने मतलब जिसका जिसके यूज करना हो तो आप हुज करेंगे। The boy whose book is, एक सेकेंड, whose book was lost has come to search it। इतना बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तुमको यहाँ पर समझ में आ जाएगा मेरी बात, ठीक है। वो लड़का जिसकी बुक, किसकी बुक? उस लड़के की बुक, आया अधिकार। वो लड़का जिसकी बुक खो गई थी वो यहाँ पर उसको सर्च करने आया है। वो लड़का जिसकी बुक खो गई थी, जिसकी, अधिकार, काकी के मतलब अधिकार। अधिकार लिखना हो तो हमेशा हुज आता है, बस इतना ध्यान रखना मीनिंग के हिसाब से। इसका स्नैपशॉट ले लो, ये लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, जल्दी से ले लो, ठीक है। अब लास्ट वाले पे चलते हैं। लास्ट वाले पे थोड़ी सी चीजें और समझनी है, फिर ओवर हो जाता है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दैट। अब दैट की बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, दैट की बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं लिख रही हूँ, पहले ध्यान रख लो। एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, सब में दैट आता है, जो के अर्थ में, जो भी जो, ठीक है, ये लोग हुए। दूसरी बात, इन सब के अलावा भी कई जगह पर एक्सेप्शन होता है, कई जगह पर, ठीक है। एक्सेप्शन में यहाँ पर आपको लिख देती हूँ, दैट का एक्सेप्शन, ठीक है, बताते जा रहे हैं। फिर से लिख लीजिएगा यहाँ पर कि एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, इन सब का जो है यहाँ पर दैट आता है, ये लोग नहीं आते। इनके लिए तो ह्यूमन के लिए, ये नॉन लिविंग के लिए, ह्यूमन के लिए, नॉन लिविंग के लिए, और बाकी इन लोगों के लिए दैट आएगा। लेकिन दैट की बहुत एक्सेप्शन है, वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? आर्टिकल के डेफिनेट वाले लेक्चर में जाके देख लीजिएगा, वहाँ समझा दिया। अब इतना सारा वापस नहीं समझाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? लेटेस्ट, हाईएस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, बेस्ट, बस इतना काफी है। अगर नहीं आ रहा समझ में तो वहां पर मैंने समझाया अच्छे से आर्टिकल के डेफिनेट वाले लेक्चर में, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री अगर वाक्य में है तो फिर कुछ भी चल रहा हो दैट ही आएगा। हु, अगर किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहा है तो भी हु नहीं आएगा, हुम भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? ओनली दैट विल बी यूज, ओनली दैट विल बी यूज। अब बोल के बता रही हूँ, सुन लो यार। He is the most intelligent boy that I have ever seen। ये सबसे इंटेलिजेंट लड़का है जितने भी मैंने अभी तक देखे हैं, उनमें से, जितने भी मतलब जो भी मैंने अभी तक देखे हैं, उनमें से ये सबसे इंटेलिजेंट लड़का है। अब लड़के के बारे में बात कर रही हूँ, अब मेरे बारे में बात कर रही हूँ, हुम आना चाहिए ना वहाँ पर, क्योंकि मैंने देखा, मैं हीरो, और किसको देखा? लड़कों को, ठीक है। और उनमें से ये लड़का सबसे इंटेलिजेंट है, तो वो लोग ऑब्जेक्ट हो गए, तो हुम आई हैव एवर सीन होना चाहिए। लेकिन अपन लिखेंगे क्या? दैट। क्यों? क्योंकि मोस्ट इंटेलिजेंट आ गया। जब भी वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री आती है तो अपन दैट लगाते हैं। दूसरी बात, अगर सेम आ गया तो भी आपको दैट यूज करना है, अगर जो का अर्थ लिखना है तो। अगर जो का अर्थ लिखना है तो। तीसरी बात, यहाँ पर जब भी कोई सेंटेंस है उसमें कोई ह्यूमन दे रखा है, मैं इसको बताती हूँ, उसमें कोई ह्यूमन दे रखा हो, ह्यूमन भी दे रखा है, प्लस किसी एनिमल का भी नाम ले लिया है। जैसे मैंने बोला ही एंड हिज डॉग, वो और उसका कुत्ता, जिनको हमने देखा था। अब ये जो जिनको आया है ना, अपन हु यूज नहीं करेंगे ह्यूमन को देखकर, अपन क्या करेंगे? इस एनिमल को देखकर दैट ही यूज करेंगे।
ही एंड हिज डॉग दैट वी सॉ। हु हुम नहीं यूज करेंगे, ठीक है, हु हुम नहीं यूज करेंगे। तो तीन चीजें अभी आपको फिलहाल ध्यान रखनी है, ये तीन चीजें फिलहाल आपको ध्यान रखनी है कि सुपरलेटिव डिग्री हो तब कुछ भी चल रहा हो ना इनमें से आपको दैट यूज करना है, कुछ भी हो, नॉन लिविंग हो, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन हो, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, कुछ भी हो, ठीक है। सेम आया है तब भी उस सेंटेंस में आपको जो लिखना है तो दैट ही यूज होगा। अगर कोई व्यक्ति और साथ में एनिमल दे रखा है उनके लिए भी जो यूज करना है तो भी आपका क्या यूज होगा, दैट यूज होगा। आई बात समझ में? ओके, उसके बाद कुछ चीजें और बता देती हूँ आपको, वो मैं इसमें एक और चीज है जो इंडेफिनेट प्रोनाउन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इंडेफिनेट प्रोनाउन से रिलेटेड है। तो अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इसको अपन कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है, इसको अपन कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसका स्नैपशॉट ले लो, अभी जितना लिखा है ये सब अपवाद लिखे हैं, ये कल के आपने जो क्वेश्चन है ना इसी से सॉल्व होने वाले हैं भैया, ठीक है। स्नैपशॉट लिया, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट, इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन कल अच्छे से समझा दिया था भैया। अनिश्चित सर्वनाम मतलब ऐसा सर्वनाम जिसकी जगह कोई नाम तो आए लेकिन क्या कुछ नहीं पता। जैसे ही लिखते हो तो उसकी जगह आप किसका नाम लिख सकते हो, जैसे राम है, श्याम है, कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिनकी जगह 100% कोई संज्ञा आएगी लेकिन क्या आएगी उसका जेंडर तक अपने को नहीं पता होता, ठीक है, उसको बोलते हैं अनिश्चित, ठीक है। मैंने कल बताया था आपको, जैसे समवन, एनीवन, है ना, एवरीवन, समथिंग, समथिंग, एनीथिंग, इस तरीके से। और भी आप जानते हैं, एनीथिंग, एवरीथिंग, समबडी, इस तरीके से। अब ऐसे तो एवरीबडी, एनीबडी, ऐसे सब हो जाएंगे, एक्सेट्रा लगाते हैं। इसमें मैंने कल एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, सबसे इंपॉर्टेंट इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है वन। इसका मतलब होता है, मीनिंग होता है अ पर्सन, कोई भी, ठीक है। ये प्रोनाउन की तरह जब इस्तेमाल होता है तो इसका अर्थ क्या होता है, अ पर्सन। ये नंबर वन वाला वन नहीं है, नंबर वन वाला वन नहीं है। बोलते हैं ना यार एक बंदे को ऐसा तो करना चाहिए, वो जो एक बंदा है ना वो इंग्लिश में वन बोल दिया जाता है। आपने कई बार देखा होगा, वन वर्ड वाला जो याद करते हो ना वोकैबुलरी में, उसमें लिखते हैं ना वन हु बिलीव्स इन गॉड, मतलब कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई बंदा जो भगवान पर भरोसा करता है उसको थीस्ट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे याद करते हो वन हु करके, वन हु मतलब अ पर्सन। तो ये एक ऐसा, अब वो वन कोई भी हो सकता है, लड़का है, लड़की, इनको देख के बताओ कोई लड़का कौन लड़का है कौन लड़की है, कुछ नहीं पता चलेगा। कुछ पता ही नहीं कि नाम रखे वो तो दूर की बात, कौन है यही नहीं पता चल रहा है, इसको बोलते हैं अनिश्चित सर्वनाम। लेकिन आएगा तो कुछ, आएगा तो कोई संज्ञा ही, लेकिन हमको पता नहीं कि आएगी क्या, तो उसको बोलते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। और सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो अब मैं एक चीज पहले बता देती हूँ, यहाँ मैं कुछ चीजें लिख रही हूँ ब्लैक से, वो दैट को कंटिन्यू करते हुए है, ठीक है। वो जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन दैट है ना, रिलेटिव प्रोनाउन दैट, उसको कंटिन्यू करते हुए कि दैट जब भी किसी सेंटेंस में इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है तब भी जो के अर्थ में उसका रिलेटिव प्रोनाउन दैट आता है। जब भी किसी सेंटेंस में इनडेफिनेट प्रोनाउन कुछ कोई सब लिखा हो इनमें से और जो लिखना हो तुमको, मतलब वहाँ रिलेटिव प्रोनाउन भी लगाना हो, तब भी क्या आता है, दैट ही आता है। तब ह्यूमन देख के हु हुम लगाने मत पहुंच जाना, जब कोई चीज देख के विच लगाने मत पहुंच जाना, जब कोई एनिमल देख के दैट लगाने मत पहुंच जाना, ठीक है। आई बात समझ में? तो इंडेफिनिट प्रोनाउन भी जब आप कोई सेंटेंस में देखते हो जो लगाना होता है तो आपको दैट लगाना होता है। उसके अलावा दैट के लिए और चीजें बता देती हूँ, द ओनली, यार ठीक है, द ओनली भी जब आता है तब भी आप दैट लगा रहे होते हो। ये सब चीजें आप नोट कर लो, है ना। एक द ओनली होता है तब भी आप दैट लगा रहे होते हो, बस। इसके अलावा और कुछ ज्यादा नहीं है, इसी में सब हो जाएगा, ठीक है। एक फ्यू और लिटिल के जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं, फ्यू, लिटिल, ऑल, इसमें भी आप दैट लगा रहे होते हो, ठीक है। ये सब याद कर लो। ये कहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, बता देती हूँ, इसमें कंटिन्यू होगा, ठीक है। ये इसमें कंटिन्यू होगा, दैट का जो हम बता रहे ना, यहाँ भी लगाना है, इसमें, ये इसमें कंटिन्यू होगा, ठीक है। इसमें कंटिन्यू होगा, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, कंटिन्यूड है। तो इसको पहले आप खत्म कर लो, उसके बाद मैं ये वन वाली बात और बता देती हूँ, फिर अपन ओवर करते हैं। इसका स्नैपशॉट और ले लो, ठीक है। तो ये आपका जो इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं जिनका हमको पता नहीं है कि कौन आएगा, वो सारे, उसके साथ फ्यू, लिटिल और इनके सारे वेरिएशन जो डिटर्मिनेंट्स में आते हैं ना, अपन पढ़ेंगे आगे जाके। फ्यू, द लिटिल, ये सब अभी अपन ने पढ़ा नहीं, वो भी पढ़ेंगे।
ठीक है, ऑल, द, ओनली, और जितने भी आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जब वो वाक्य के अंदर आए और आपको जो लगाना हो तब भी दैट आएगा सारे जो में से, ठीक है, सारे जो में से क्या आएगा, दैट आएगा। ओके, तो चलिए इसको अपन अभी खत्म करते हैं, स्नैपशॉट ले लेना इसका, फिर 1 का और बता देती हूँ आपको, ठीक है। चलिए लास्ट, ठीक है, लास्ट। अब बस इतना सा ध्यान रखना कि ONE1 यहां पर किसकी बात कर रही हूं, इंडेफिनेट प्रोनाउन ONE1, जब सब्जेक्ट बनता है ना तो 1 ही होता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है ना तो भी 1 ही होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता है ना। जब पजेसिव आता है ना, मीन्स काकी के वाला अर्थ आता है, काकी के वाला अर्थ आ जाता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ONE' हो जाता है, देखो ध्यान से, ठीक है। जब आप इस 1 को प्लूरल बना देते हो तो फिर अपोस्ट्रोफी वाला नहीं है, ऐसा होता है। जब अधिकार आए काकी के तो ऐसा होता है, ठीक है, वंस। जब बहुवचन हो जाए तो वंस। और जब आप इसका रिफ्लेक्सिव क्या बोल रही हूं मैम, ये क्या बोल दिया आपने, लास्ट लेक्चर में जाके देख लेना, पता चल जाएगा रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक क्या कर रहा है। शॉर्ट में याद दिला देती हूँ, जो लोग कल थे फिर भी भूल रहे हैं, सेल्फ और सेल्स वाले प्रोनाउन, और जो नए बैठे हैं उनको सच में नहीं समझ आएगा, क्योंकि कल लास्ट वाली क्लास में लिया था। आप प्लेलिस्ट में जाके इसके पहले वाली क्लास देखना, सब आ जाएगी मेरी बात समझ में। तो हमेशा वन सेल्फ होता है, ठीक है। तो एक बात याद रखना कि इंडेफिनेट प्रोनाउन जितने थे ना, समवम वगैरह, इसको अपन पहले थोड़ा सा और अलग करते हैं, समवम वगैरह, तो हमको उसका जेंडर नहीं पता होता है, किसका जेंडर नहीं पता होता है, तो इसीलिए यूनिवर्सल जेंडर मेल जेंडर मान के अपन रखते हैं, ठीक है, मेल जेंडर मान के रखते हैं। मतलब अगर मैं किसी समबडी के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, या समवन के बारे में बात कर रही हूँ और उसकी जगह मुझे कोई पॉजेसिव लगाना है, तो समबडीज तो होता नहीं है, अपन हिम लगाएंगे, हिम, हिज, ऑब्जेक्टिव वगैरह, सब्जेक्टिव, हिमसेल्फ, रिफ्लेक्सिव, मतलब मेल जेंडर को लिया जाता है। लेकिन अकेला यही एक ऐसा इंडेफिनेट प्रोनाउन है जिसमें चीजें चेंज हो जाती है, सब्जेक्ट ऐसा ही दिखता है, ऑब्जेक्ट ऐसा ही दिखता है, पोजीशन में हिम नहीं लगता है, जबकि ये इंडेफिनेट है तब भी मेल जेंडर नहीं लगता, उसी में सॉरी हिम नहीं, हिज नहीं लगता, ठीक है, अपोस्ट्रोफीज लग जाता है, इसमें भी प्लूरल ONES1 लगता है, इसमें हिमसेल्फ नहीं लगता, वन सेल्फ हो जाता है। ध्यान रखना, जब आपका हीरो 1 हो तो उसका रिफ्लेक्सिव वन सेल्फ होगा, जब आपका हीरो 1 हो तो उसका अगर ऑब्जेक्ट अगर आप उसी के बारे में बात कर रहे हो तो 1 ही आएगा, अगर आपका हीरो 1 है तो पॉजेसिव भी 1 होगा। मतलब आपको देख के चलना है कि आपका हीरो क्या है वाक्य के अंदर, ठीक है। अगर आपके वाक्य का हीरो इंडेफिनेट प्रोनाउन 1 है तो उसकी पूरी की पूरी टेबल ये है, फिर आगे की कहानी इन्हीं में से होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना, सारे इंडेफिनेट प्रोनाउन जिनका हमको पता ही नहीं होता है कि ये है कौन, हम इसके लिए हिज यूज करें कि हिम यूज करें, केसेस तो बनाने पड़ेंगे ना, और केसेस इनके तो ऐसे बने हुए आते नहीं है, तब हम मेल जेंडर यूज करेंगे सब में, ये वाला हिम, सेल्फ, हिज, ये। लेकिन सिर्फ 1 वाले केस में इसका कहानी अलग है, सब्जेक्ट में 1, ऑब्जेक्ट में 1, ये सब लिख दिया मैंने, बार बार पढ़ाने बोलने की जरूरत नहीं है। स्नैपशॉट ले लो इसका, ले लिया। एक यहाँ पर जाकर आपका टॉपिक ओवर हो जाता है। एक और जो रह गया है वो भी बता देती हूँ, यहाँ पर ये ना, यहाँ पे ओके, यहाँ पर एक जो और रह गया जो यहाँ प्रोनाउन में से नहीं है, ये है व्हाट। जब ये किसी के बीच में आता है तो ये क्या होता है, ये किसी वर्ब को बता रहा होता है, ये किसी नाउन को नहीं बता रहा होता है, इसलिए इसको प्रोनाउन में प्रॉपर्ली पढ़ा नहीं जाता। लेकिन इसको अलग से पढ़ के क्या करें, ये अलग से, मतलब जो फ्लो चल रहा है ये भी, इसका मतलब भी जो, तो ये एक और जो है, एक और जो है उसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या बता रहा होता है, किसी संज्ञा के बारे में बता रहा होता है, या किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बता रहा होता है। जैसे आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पा रहा हूं या नहीं समझा, समझता हूं, अंडरस्टैंड, व्हाट यू से, जो भी तुम बोल रहे। अब यहाँ पे जो का मीनिंग आप निकाल रहे हो, यहाँ पे जो का मीनिंग निकाल रहे हो, यहाँ पे कोई नाउन आ रहा है क्या? नहीं। पूछो ये जो कौन है? आप किसी बात के लिए बोल रहे हो,
मैं वो नहीं समझ पा रहा, जो तुम कह रहे हो, जो तुम कह रहे हो, जो तुम कह रहे हो, मतलब कोई वर्ब हो रहा है, कोई काम, क्रिया, इस क्रिया को मैं जो तुम कह रहे हो कहना, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। तो जब भी आप वर्ब के बारे में कुछ बोल रहे होते हो, जो लगा रहे होते हो, ये वर्ब है, मैं नहीं समझ पा रहा जो तुम कह रहे हो, वर्ब है, देखो अंडरस्टैंड, समझना, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये याद है ना आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, अभी टेंस शुरू करा नहीं पर आप जानते हो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो नेगेटिव सेंटेंस में आता है, और ये मेन वर्ब है, मतलब ये वर्ब को बता रहा है, ये वर्ब को बता रहा है, इसका कि वर्ब है, वर्ब को बता रहा है ये, ठीक है। तो इसका मतलब वर्ब, और पूछो हिंदी निकाल के देखो, वो आपको वर्ब ही आएगा। तो जब भी वर्ब को बताने के लिए जो यूज होता है, हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया है, हार्डली कभी आया हो, तो वो सब आ ही जाएगा जेल प्रेरी के क्वेश्चन पे अपन करेंगे तो, पर आप ये भी जानकारी रखो कि ये भी होता है जो, देखो इसका मीनिंग, बोलते हैं ना, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड, व्हाट यू आर सेइंग, तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। क्या नहीं समझ पा रहा हूँ? जो तुम कह रहे हो, क्रिया, जो तुम कह रहे हो, वो तुम्हारे बारे में जो नहीं बोल रहा है, जो तुम कह रहे हो, जो क्रिया और जो एक्शन हो रहा है उसको जो बोल रहा है। तो जब भी वर्ब के बारे में जो यूज करोगे तो क्या आएगा, व्हाट आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक अपनी सारे के सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं, और इतना बस पढ़ लेने पर जेल प्रेरी में जितने भी प्रोनाउन के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। कैसे, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से अपन जेल प्रेरी में आए हुए सारे प्रोनाउन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। कल तक अपने को ये 2 लेक्चर्स पढ़ के आने हैं। कौन से 2 लेक्चर्स मैं बोल दे रही हूँ, ये अपना क्लास नंबर 11 पढ़ो, क्लास नंबर 10 पढ़ो, और जिनको बेस क्लियर नहीं है वो क्लास नंबर 9 भी पढ़ के आना, ठीक है जी। जो बेस क्लियर नहीं है, ये कि बीच बीच में कुछ टर्म्स बोलिए समझ नहीं आई, वो ये पढ़ के आना। और ये आपके प्रोनाउन के हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर आपका ये वाला है, क्लास नंबर जो आज लिया। इतना पढ़ के आ जाओ, नेक्स्ट लेक्चर से अपन क्वेश्चंस करेंगे। अब जो बच्चे यहाँ पर पेड कोर्स का बोल रहे थे, तो पेड कोर्स के लिए मैं यहाँ पर आपको जानकारी दे देती हूँ, ठीक है। पेड कोर्स आपका ऑनलाइन अवेलेबल है एग्जाम गुरुजी ऐप पे, ठीक है। और यहाँ पर ओके, ये नंबर्स आप नोट कर लीजिए। ऐप में आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूरी तरीके से कवर है, कोई लेवल नहीं रखा है कि इसी लेवल तक पूरा कवर्ड है। सभी प्रकार के अपने एग्जाम से क्वेश्चंस वहाँ पर एमपीएसआई और जेपी को लेकर करवा दिए गए हैं। कुछ एमपीएसआई वाले जो हैं बच्चे, वो बोलते हैं कि इसमें से आता है, इसमें से आता है, लेकिन मैं आपको हर लेक्चर में बोल रही हूँ कि जो अपना सिलेबस है वो पूरा उसमें कंप्लीट है, और जो टॉपिक्स एक्स्ट्रा आपको लगते हैं वो सिर्फ उस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं होता, वो अपन क्वेश्चंस करेंगे ना जब एमपीएसआई का भी कंटिन्यू करेंगे, और अभी भी ये जेपी भी चल रहा है, तो उसमें आपको मेरी बात समझ में आती जाएगी। जब भी आप कोई ऐसी बुक पढ़ रहे हो जिसके अंदर टॉपिक वाइज लिखा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि उसी टॉपिक का क्वेश्चन उन्होंने डाला है, ऐसा नहीं है। बहुत मिस्टेक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, इनफैक्ट आंसर्स भी बहुत सारे क्वेश्चंस में गलत हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारी जगह पर गलत प्रिंट हो जाते हैं, ऑप्शंस गलत प्रिंट हो जाते हैं, और कहीं कहीं पर कोई क्वेश्चन जो है, जैसे नाउन का है, नाउन का क्वेश्चन वहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन अगर अपन उसका कॉन्सेप्ट देखें तो टेंस का लग रहा है। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। और जो कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमको फिर भी अलग से पढ़ना है, तो आपके जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो यहाँ मैं इसलिए इसको थॉरोली करवा रही हूँ। एक नाउन मैंने करा दिया है, ठीक है। आर्टिकल्स आपका पूरा जितना पढ़ा है उससे डबल आपका पेड कोर्स में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो दिक्कत नहीं है उसमें। प्रोनाउन यहाँ पर मैंने कंप्लीट करा दिया, एडजेक्टिव मैं आपका अभी ले लूँगी, ठीक है, और एक कंजंक्शन और कर दूँगी, ठीक है। एडवर्ब भी अपन उसको ले लेंगे, तो आप टेंशन मत लो। ये जो 3-4 टॉपिक है आप यहाँ पढ़ लो। एमपीएसआई जेपी दोनों के लिए बोल रहे हैं। एमपीएसआई वालों को लगता है कि अगर जितना जरूरी है ना उतना मैंने वहाँ बता रखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले लेक्चर्स में, ठीक है। और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप पढ़ लो यहाँ से, ठीक है। आपके क्वेश्चंस वैसे भी वहाँ कंटिन्यू करेंगे अपन, तो आपको समझ आ ही जाएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा है, किस टॉपिक में से था। क्लियर है? तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये कोर्स आपका पूरा है, मोर देन इनफ है, सब आपके पूरे ग्रामर के मार्क्स कवर करने के लिए, ठीक है। कुछ भी नहीं छूटा है उसमें, ठीक है। और साथ ही में जो एक्स्ट्रा आपको लग रहा है वो अपन यहाँ जेल प्रेरी में कवर कर लेते हैं। आएगा, अगर आता है ज़्यादा तो इतने में से ही आएगा जो अभी पढ़ा रही, ठीक है, नहीं तो उतने में से भी नहीं आएगा, ठीक है। रही बात अपने क्वेश्चंस की, जो आपको डाउट रहता है कि ये बाहर से पूछ लिया सिलेबस के, ना, अपन सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं ना वो एमपीएसआई वाले प्लेलिस्ट में। वो जब अपना जेपी होगा उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, जब एग्जाम क्योंकि अभी आई नहीं है अपनी, ठीक है। तो उसको जब कंटिन्यू करेंगे आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जिन को भी पेड कोर्स चाहिए, ये पेड कोर्स आप अगर एमपीएसआई को ध्यान रखते हुए परचेस कर रहे हो, उसमें पूरा एमपीएसआई कवर्ड है, जेपी पूरा कवर्ड है। एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक्स आपको लगते हैं तो यहाँ पर मैं लाइव में करा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको यहाँ से परचेस कर सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर है, बस ये आपका
हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ के आना है, एक सेल्फ टेस्ट होगा, समझ लो। जेएल प्रेरी के सभी क्वेश्चन जो प्रोनाउन पर आए हुए हैं वो वहाँ पर अपन कंप्लीट करने वाले हैं कल से लेकर, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।